तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर का सेक्शन डी और ई। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना सेक्शन डी का पहले ही सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है, मेक अ रफ स्केच ऑफ द रीजन। एक रीजन हमें दिया गया है, उसका एक हमें रफ स्केच बनाना है, फिर उसका हमें एरिया निकालना है, और एरिया जो हमें निकालना है वो यूजिंग इंटीग्रेशन। क्या समझे? यूजिंग इंटीग्रेशन। तो चलिए करते हैं शुरुआत और लगाते हैं इंटीग्रेशन। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि इस एरिया में, इस पूरे रीजन में जो बाउंडेड पोर्शन आएगा हमें ध्यान से वो देखना है। तो सबसे पहले स्केच बनाते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत है और बेहद शानदार सवाल के साथ है, तो बने रहिएगा मेरे साथ और लगातार देखते रहिएगा। तो क्या देखने को मिलेगा आपको? यहां पर लिखा है कि y 0 या 0 से बड़ा होगा, यहां पर फिर लिखा हुआ है कि y 0 या 0 से बड़ा होगा, यहां पर लिखा है कि x 0 या 0 से बड़ा होगा। तो यहां से आप जो कंक्लूड कर पा रहे हैं वो ये कि x और y 0 या 0 से बड़े होंगे, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपका शेडेड पोर्शन आने वाला है। और ज्यादातर क्वेश्चंस में ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, 99% क्वेश्चंस में। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x और y दोनों ही जो है वो 0 0 से बड़े होंगे, एक बात। इसके अलावा यहां पर एक बात ये कि y लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा। दूसरी बात ये कि y लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा। और तीसरी बात वो x लेस देन इक्वल टू 2 होगा। बस इन तीन बातों को हमें प्लॉट करना और हमें हमारा कॉमन शेडेड पोर्शन जो है वो हमें मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा नंबरिंग करते हैं। 1 2, माफी चाहूंगा, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबरिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये वाला पैराबोला हम प्लॉट करेंगे, और प्लॉट करने के लिए हमें इनइक्वालिटी की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। डायरेक्टली हम प्लॉट करेंगे। x 0 डालने पर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 1, x 0 डालने पर 1 y आएगा, x को 1 डालने पर y 2 आएगा, लगातार देखते रहिएगा। और x को 2 डालने पर 2 का स्क्वायर प्लस 1 4 5 आएगा, -1 डालने पर 2 आएगा, और -2 डालने पर सिमिलरली -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 आएगा, -2 डालने पर 5 आएगा। तो ये पैराबोला कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब उसका शेड किधर होगा इसकी बात बाद में करेंगे, अभी दूसरी लाइन लेते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाली। जब x 0 होगा तो y 1 होगा, जब x 0 होगा तो y 1 होगा, जब x 1 होगा तो y 2 होगा। तो ये लाइन इस तरीके से यहां से निकल जाएगी। इसे कुछ इस तरीके से निकाल देते हैं। इस तरीके से लाइन निकल जाएगी। अब तीसरी लाइन आ रही है x इज इक्वल टू 2 वाली। तो एक x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन और आ रही है। तो x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। x इज इक्वल टू 2 वाली लाइन कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। तो अगर आप सारी बातों को ध्यान से देखें और एनालाइज करें, तो ये आखिरी वाली बात कह रही है कि x 2 या 2 से छोटा होना चाहिए। तो x 2 या 2 से छोटा मिलेगा पीछे की तरफ। इन दोनों बातों ने मिलकर बताया कि जो भी शेड रहेगा वो पहले ही क्वाड्रेंट में रहेगा, एक बात। अब इन तीनों की बातें करेंगे। ये लाइन कह रही है मेरे पीछे रहेगा, और ये वाला जो पैराबोला है, इस पैराबोला में अगर आप देखो, आपको कई बच्चे इस प्रकार से पढ़ते कि लेस देन होगा तो टुवर्ड्स द ओरिजिन होगा, बट ये बात मोस्ट ऑफ द केसेस में सही रहेगी। जब जब सही रहेगी तब तब x और y के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है, नहीं है तो फिर ये गड़बड़ा जाएगी। इसलिए बेटर कि आप एक पॉइंट डाल लें, एक पॉइंट डाल लें, और अगर पॉइंट डालने के बाद वो सेटिस्फाई कर गया तो जिधर की तरफ पॉइंट है टुवर्ड्स द पॉइंट शेड हो जाएगा, अदरवाइज अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारा पैराबोला, ओरिजिन हमारा पॉइंट है। तो मैं ओरिजिन डालता हूं। तो ओरिजिन डाला, x को डाला 0, y को डाला 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 1 1, 0 1 से छोटा है, बिल्कुल सही है। तो शेड ओरिजिन की तरफ हो जाएगा। तो इसका शेड ओरिजिन इसके बाहर है, तो इसका शेड जो है वो टुवर्ड्स द ओरिजिन यानी अपने बाहर की तरफ हो जाएगा, एक बात।
ऐसे लाइन में भी ओरिजिन डाल के देख दिया तो y0 x0 0 1 या 1 से छोटा है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। यानी लाइन कहती है मेरे नीचे रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो रहेगा, ये लाइन कहती है मेरे भी नीचे रहेगा, पैराबोला कहता है मेरे भी नीचे रहेगा, और ये लाइन x इज इक्वल टू 2 की कहती है मेरे पीछे रहेगा। तो यहां से साफ साफ जाहिर है कि शेडेड पोर्शन जो है वो आपको ये वाला मिल रहा है, इस लाइन के भी नीचे। आप यहां नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर आप इस पैराबोला के नीचे नहीं है, यहां नहीं हो सकते क्योंकि यहां तो आप लाइन पैराबोला किसी के भी नीचे नहीं है, आपको यहां होना पड़ेगा, यहां होना पड़ेगा। आप इस लाइन के भी नीचे और पैराबोला के भी नीचे और लाइन के भी पीछे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है। तो शेडेड पोर्शन जो आपका, मैं प्लॉट कर देता हूं, कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ये आपका शेडेड पोर्शन होगा। अब इस शेडेड पोर्शन के अंदर हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप मानेंगे, और एक नहीं 2 वर्टिकल स्ट्रिप्स मानेंगे। पैर जिसके एक्स एक्सिस से सटेंगे, ये स्ट्रिप जो पैर अपने एक्स एक्सिस से टिका के रखेगी, और सर जो है उसका वो 2 बार चेंज हुआ है। पहले स्ट्रिप का 0 से लेकर 1 तक सर आया है पैराबोला के ऊपर, और फिर उस स्ट्रिप का साया बनी है वो लाइन। इसीलिए मुझे एक नहीं 2 स्ट्रिप माननी पड़ी है, क्योंकि स्ट्रिप की हाइट एक बार पैराबोला से मिलेगी और एक बार लाइन से मिलेगी। तो ये हाइट अलोंग द y एक्सिस है, इसलिए y1 dx आएगा और ये y2 dx आएगा। और हर बात को बारीकी से सुनते रहना, तसल्ली से बैठ के सुनना, तुम्हारे लिए बनेगी ये वीडियो। तो आपको अगर एरिया निकालना है तो सबसे पहले 0 से लेकर 1 तक आपको चलना पड़ेगा y1 dx, 0 से 1 तक चलना पड़ेगा y1 dx, और फिर स्ट्रिप की जो हाइट है वो चेंज हुई है, इसलिए हमें दूसरी स्ट्रिप माननी पड़ी है। तो 1 से लेकर 2 तक हमें स्ट्रिप चलानी पड़ेगी, 1 से लेकर 2 तक स्ट्रिप चलानी पड़ेगी y2 dx, और y1 यानी हाइट ऑफ द स्ट्रिप जो जिससे सर सटा हुआ है वो हाइट देगा। और यहां पर हाइट देने वाले कौन आने वाला है, ये पैराबोला आने वाला, और पैराबोला का y हाइट यानी y कितना है, x² + 1। तो 0 से लेकर 1 तक x² + 1 dx प्लस 1 से लेकर 2 तक हाइट किसने दी है, लाइन ने। लाइन कौन है, x + 1, लाइन का y क्या है, x + 1 dx। बस हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं। x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 + 1 का x, लोअर 0 है अपर 1 है, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का x हो जाएगा, लोअर 1 है अपर 2 है। तो जब आप इसे डालेंगे एरिया निकालने के लिए, जब आप 1 डालेंगे तो 1 का क्यूब 1/3, 1/3 + 1 कितना हो जाएगा, 4/3, 0 से फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 डालेंगे 2 का स्क्वायर 4/2, 2 + 2 4 अपर, और -1 डालेंगे तो 1/2 + 1 3/2। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका जाएगा आपका देखो नीचे जो है वो आप 6 बना लो सब में। तो ध्यान से देखते रहना, सबके नीचे 6 बना रहा हूं मैं। तो ये 6 बन गया सबके नीचे 6 बन गया। ऊपर कितना बन गया, 8 - 9, माइनस का 1 24, -1 23, 23/6 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका एरिया निकल कर आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बड़े तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है और बहुत आराम से चल के मैंने इस क्वेश्चन को किया है। आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33। और इस क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास और पार्ट भी है, यानी इसका दूसरा पार्ट भी है। इसलिए सबसे पहले हम इसका ये 33rd का ए पार्ट करेंगे और के साथ आया हुआ ये क्वेश्चन है, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को करते हैं और चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, एंड कैपिटल R बी ए रिलेशन ऑन n क्रॉस n। और रिश्ता जो है वो n से n का है, फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, डिफाइंड बाय, और रिश्ता डिफाइन किया गया है। अब आपको यहां ठहर जाना है, रुक जाना है और रिश्ते को ना बड़े ध्यान से पढ़ना है। और रिश्ता इतने ध्यान से रिश्ता ये पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन में दोबारा रिश्ता पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और क्या कहलाता है रिश्ता? रिश्ता जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर्ड पेयर से है, ऑर्डर्ड पेयर का ए बी से सी डी का रिश्ता। और रिश्ता कैसा है? दूर दूर वालों का प्रोडक्ट और पास पास वालों के प्रोडक्ट के बराबर है। ध्यान से देखना, ए बी ने रिलेट किया है सी डी से, दूर दूर का प्रोडक्ट यानी ए डी बराबर है पास पास के प्रोडक्ट यानी बी सी। ये लिखा हुआ ए डी इज इक्वल टू बी सी। यानी अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर आके इस रिलेशन से रिलेट कर जाएं तो कर जाएंगे, शर्त एक ही होगी, क्या?
ऑर्डर्ड पेयर रिलेट वही करेगा जिसमें दूर दूर वालों का प्रोडक्ट पास पास वालों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि अगर आप 2 6 1 3 को लेना चाहते हैं तो क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से रिलेट करते हैं? हां जी, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट दूर दूर वालों का प्रोडक्ट और पास पास वालों के प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई दो अजनबी ऑर्डर्ड पेयर्स आए और हमारे रिश्ते से जो हैं वो मिल जाएं, रिलेट कर जाएं, तो वो तभी संभव होगा जब दूर दूर वालों का प्रोडक्ट पास पास वालों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इस रिश्ते को आप थ्रू आउट द क्वेश्चन याद रखेंगे। सुनिएगा, तो आपको यह बताना है, रिश्ता हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, अब दोबारा हम रिश्ते का जिक्र नहीं करेंगे। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिश्ता इक्विवेलेंस तब कहलाता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, जब वो सिमेट्रिक भी हो और जब वो ट्रांजिटिव भी हो। ये ध्यान रखिएगा। और ऑल्सो फाइंड वाइंड तो बाद में करेंगे। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बताना है, एक बार रिश्ता फिर लिख लेता हूं। ए बी रिलेट करता है सी डी से और ए बी रिलेट करता है सी डी से इस प्रकार की दूर दूर वालों का प्रोडक्ट पास पास वालों के प्रोडक्ट। ये खास आपके लिए लिखा है मैंने। अब सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 पर सिमेट्रिक और नंबर 3 पर ट्रांजिटिव। अगर मैं अपने आप से रिलेट करता हूं तो इसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे। मैं दोस्त तेरा और तू दोस्त मेरा, तो इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक। और अगर ए रिलेट कर गया बी से, बी कर गया सी से, तो ए अगर सी से रिलेट करता है तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। दोबारा सुनिएगा, ए ने रिलेट किया बी से और बी ने किया सी से, तो ए सी से करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो ये ट्रांजिटिव है। ए करेगा या नहीं करेगा? अगर करेगा तो ट्रांजिटिव है, नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहां एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे से रिलेट किया है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इस ऑर्डर्ड पेयर को खुद से ही रिलेट करना पड़ेगा। यानी ए बी शुड रिलेट टू इटसेल्फ। और अगर ए बी से रिलेट करना चाहता है तो क्या ऐसा संभव है? और इसे देखने के लिए आपको देखना है क्या दूर दूर वालों का प्रोडक्ट ए बी और बी पास पास वालों का प्रोडक्ट बी ए बराबर आ रहा है। और सब जानते हैं कि ए बी और बी ए को भी आप लिख सकते हैं ए बी और ए बी के बराबर है। ए बी के बराबर है, यानी कि ये इससे रिलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? क्योंकि दूर दूर और पास पास का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है। और अगर रिलेट कर रहा है, यहां से ये पता लगता है कि ए बी रिलेट अपने आप से कर रहा है। दिस इंप्लाइज इट इज क्या? ये रिफ्लेक्सिव होगा। ये रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि खुद ये ऑर्डर्ड पेयर खुद से रिलेट कर रहा है। तो हर ऑर्डर्ड पेयर खुद से करेगा, हर नंबर खुद से करेगा। अरे आप ये देख लो ना, 1 3 से रिलेट करेगा क्योंकि इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। सिमेट्रिक के लिए ध्यान से सुनिएगा, सिमेट्रिक के लिए ये कहा जाता है अगर मैंने रिश्ता रखा है तुझसे, अगर ए बी ने रिलेट किया है सी डी से, तो सी डी को करना पड़ेगा ए बी से। अब आपको क्या पता सी डी ए बी से रिलेट करेगा तो क्या होगा? अगर ए बी सी डी से करता है, तो अगर ए बी सी डी से करता है तो दूर दूर वालों का प्रोडक्ट और पास पास वालों का प्रोडक्ट बराबर होगा। लेकिन आपको प्रूफ तो ये करना है कि अगर ए बी सी डी से करता है तो सी डी को ए बी से करना चाहिए। अब सी डी को ए बी से करना चाहिए का मतलब क्या हुआ, ये तो पता हो। तो कहीं चोरी छिपे लिख लो कि अगर सी डी रिलेट करेगा ए बी से तो क्या होगा। तो अगर सी डी रिलेट करेगा ए बी से तो दूर दूर का प्रोडक्ट और पास पास का प्रोडक्ट बराबर होगा। यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करते हुए अगर आपको कहीं पर सी बी डी ए के बराबर मिल गया तो आप समझ लो कि सी डी ए बी से रिलेट कर गया। सी डी ए बी से रिलेट कर गया। और शब्दों को तोल मोल के एक को ध्यान से सुनते रहना, एक एक शब्द को ध्यान से सुनते रहना। अगर ए बी सी डी से करता है तो ए डी बी सी के बराबर होगा। अच्छा, बी सी को उधर ला सकते हैं, ए डी को आप उधर ले जा सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखना, बी सी को आप सी भी लिख सकते हैं, ए डी को आप डी ए लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये फोटो और ये फोटो सेम है? अरे हाँ, ये तो सेम है। और अगर ये सेम है तो आप डंडा ठोक के लिख सकते हो। ये बात कब आई होगी? जब सी कॉमा डी रिलेट किया होगा किससे? ए कॉमा बी से। और अगर आप ध्यान से देखना, अब जरा ध्यान से देखना, ए बी सी डी से करता था, सी डी ए बी से कर गया। मैं तुझसे रिलेट करता था और तू मुझसे कर गया, हेंस क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सिमेट्रिक। बारी आती है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिविटी की। अगर ए बी ने रिलेट किया है सी डी से, पहले ने किया है दूसरे से, और
और दूसरे ने रिलेट किया है तीसरे से, यानी CD ने रिलेट किया है EF से, तो पहला तीसरे से करना ही चाहिए टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर पहले ने रिलेट किया है दूसरे से और दूसरे ने किया है तीसरे से, तो पहले को तीसरे से करना पड़ेगा। अब पहले को तीसरे से करना पड़ेगा तो इसका क्या मतलब हुआ, ए बी को पहले को रिलेट करना पड़ेगा तीसरे से यानी EF से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूर दूर वालों का प्रोडक्ट पास पास वालों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर आपको AF B के बराबर नजर आ गया, इसका मतलब A, B रिलेट कर चुका है EF से। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अब AB CD से करता है, CD EF से करता है, तो पहले को तीसरे से करना पड़ेगा। अरे करवा देंगे, और पहले को तीसरे से करना पड़ेगा का मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, अगर ये इससे करता है तो AD BC के बराबर होगा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अगर ये इससे करता है तो CF DE के बराबर होगा। सर कैसे लिख दे रहे हो एकदम से, अरे दूर दूर का प्रोडक्ट पास पास का प्रोडक्ट, तुम उससे और तेज लिख सकता है भाई। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, AD CF से और BC DE से, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई, राइट को राइट से। भैया देखना कौन कौन गया, D D के साथ गया, और B गया नहीं, A गया नहीं, C गया, C के बाद गया, तो क्या बचा, AF बराबर आ रहा है किसके, BE के। AF BE के बराबर आ रहा है। खींच मेरी फोटो, सेम फोटो खींच गई भाई। अगर सेम फोटो खींच गई तो इसका मतलब AB, दिस इंप्लाइज A, B रिलेट कर चुका है E, F से। पहला दूसरे से करता था, दूसरा तीसरे से करता था, और अब पहला तीसरे से कर चुका है, हेंस क्या कहलाएगा, ये भी ट्रांजिटिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आखिरी बात क्या पूछ रहा था, कुछ और भी तो कहा था उसने, ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 6। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 6 का मतलब क्या है, यानी कि 2 6 के साथ वो कौन कौन से और ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जो इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे, तो वो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। यानी कि यहां पर ए बी एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेट कर रहा है और इस प्रकार कर रहा है कि दूर दूर का प्रोडक्ट पास पास के प्रोडक्ट के बराबर है। तो वो पूछने चाह रहे हैं कि 2 6 से कौन कौन रिलेट करेगा, एबीसीडी से कर रहा है ना, एबीसीडी से कर रहा है। तो मान लो एबीसीडी से कर रहा है, कहां लिखे भाई, एबीसीडी से कर रहा है, ध्यान से देखना, ए बी रिलेट कर रहा है सीडी से और इस प्रकार कर रहा है कि एडी बीसी के बराबर आ रहा है। तो वो पूछ रहे हैं 2 6 से कौन कौन रिलेट करेगा, मान लो 2 6 से सीडी रिलेट कर रहा है, तो क्या आएगा 2D बराबर आएगा 2D बराबर आएगा 6C के। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन रिलेट करेगा। मान लो अगर C 1 हुआ तो ये 6 हो जाएगा, तो D को 3 होना पड़ेगा, 1 3 कर सकता है। अगर C 2 हुआ तो ये 12 हो जाएगा, तो 2 को 6 होना पड़ेगा। अगर मान लो C 3 हुआ, चल भाई इसने कौन सी कसम खा ली, अगर C 3 हुआ तो ये 18 हो जाएगा, तो इसे 9 होना पड़ेगा। अगर ये 4 हुआ तो ये 24 हो जाएगा, इसे 12 होना पड़ेगा। समझ गए ना, सिलसिला चलता चला जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 1, 3, 2, 6, 3, 9, 4, 12 दे ऑल आर दी, और ये सो ऑन, ये सिलसिला चलता चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। ये सभी इसकी क्या कहलाएंगी, इक्विवेलेंस क्लासेस, ये सब। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का और पार्ट कह रहा है, शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट रियल टू, फंक्शन जो डिफाइन है वो रियल से लेकर, यानी डोमेन तो रियल है, जो डाल पाओगे वो तो रियल है, लेकिन जो निकलेंगे वो भी रियल है, लेकिन वो -1 और 1 के बीच के हैं, सिर्फ -1 से 1 के बीच के हैं, ठीक, जो निकलेंगे वो। और फंक्शन दिया हुआ है x/1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x, और x जो है यहां पर वो रियल है, इज अ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन, यानी एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप अपना फंक्शन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फंक्शन लिखा हुआ है f of x इज इक्वल टू x/1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x, और x जो है यहां पर वो रियल है, यानी आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जब मॉड्यूलस मेरी नजर में आया तो मुझे लगा कि इस फंक्शन को 2 हिस्सों में तोड़ लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे, एक बार जब x 0 या 0 से बड़ा होगा, और एक बार जब x 0 से छोटा होगा। x रियल होगा, रियल में भी 2 हिस्से कर दिए, 0 या 0 से बड़े का और 0 से छोटे का। और जब x 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये खुलेगा x/1 प्लस x।
सर जीरो पे क्यों तोड़ा? क्योंकि मॉड्यूलस के अंदर की चीज x है और मॉड्यूलस के अंदर की चीज जीरो कब होगी वहां तोड़ते हैं, और ये मॉड्यूलस के अंदर की चीज जीरो पर ही जीरो होगी, इसलिए जीरो पर तोड़ा। एक बात। और मॉड्यूलस ये कहता है कि मेरे अंदर की चीज अगर जीरो से बड़ी है तो मैं एज इट इज खुल जाऊंगा। यही रीजन है कि अंदर की चीज एज इट इज बाहर आ गई, क्योंकि अंदर की चीज जीरो से बड़ी है। और अगर जीरो से छोटी होती तो नेगेटिव लग के आती, और यहां पर अंदर की चीज मॉड्यूलस के अंदर की चीज जीरो से छोटी है तो ये x अपॉन 1 माइनस एक्स खुलेगा, क्योंकि अगर चीज छोटी है तो माइनस लग के खुलेगी, तो खुलेगा x अपॉन 1 माइनस एक्स। ये बात समझ में आती है। और इसकी डोमेन आपको पता है इस फंक्शन की। अब दो अलग अलग फंक्शन हो गए हैं। इसकी डोमेन आपको पता है कि x0 0 से बड़ा डालेंगे इसमें, इसकी डोमेन आपको पता है 0 से छोटा डालेंगे। अब मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं इस बात में कि इनकी कंबाइंड कोडोमेन तो आपको पता है, ध्यान से सुनते रहिएगा। ये यहां से यहां तक डिफाइन है, तो ये तो कहलाती है फंक्शन की डोमेन। रियल डाल सकते हो, और मैंने तोड़ तोड़ के डाल दिया रियल को भी। इसकी डोमेन अलग, इसकी अलग कर दी। तो सर कोडोमेन जो थी वो भी तो टूटेगी, और कोडोमेन -1 से 1 तक थी, यानी जो आ सकता था वो -1 से 1 था। तो एक काम करते हैं, इसकी रेंज अलग और इसकी रेंज अलग निकालते हैं। तो जब आप x को 0 डालेंगे, ध्यान से देखना इसकी रेंज क्या आएगी। मैं इसकी रेंज पे काम कर रहा हूं। तो इस वाले हिस्से की रेंज क्या आएगी? जब आप न्यूनतम x को 0 डाल सकते हैं, 0/1 + 0 तो 0 ही आएगा। और जब आप बहुत बड़ा नंबर, 0 से बहुत बड़ा नंबर आपने 500 डाल दिया, तो यह आएगा 500/501, यानी 1 से हमेशा छोटा रह जाएगा। तो इसकी जो रेंज आएगी वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन कभी 1 नहीं आ पाएगा, क्योंकि डीनो में एक ज्यादा है, तो हमेशा 1 से छोटा रखेगा उसे। ये बात समझ में आई? इसकी रेंज क्या आएगी भाई? आप इसमें 0 से छोटा डाल सकते हैं। 0 से क्या डाल सकते हैं? छोटा। तो अगर 0 डाल पाते तो 0 आता, तो 0 तो नहीं आ पाएगा ना, नहीं आ पाएगा। तो जो भी आंसर आएगा वो 0 से छोटा ही आएगा। मान लीजिए आपने 0 से छोटा डाल सकते हैं, मान लीजिए आपने डाल दिया -100, तो -100 डालने से ये हो गया -100 अपॉन 1 - -100, तो कितना हो गया? 101। तो ये चीज अब ध्यान से सुनने वाली बात है, ये चीज नेगेटिव को छिपा लो, ये चीज 1 से 100/101, तो ये वाला हिस्सा हमेशा 1 से छोटा आएगा, लेकिन नेगेटिव लगने से वो हिस्सा -1 से छोटा नहीं, -1 से बड़ा हो जाएगा। ये हिस्सा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 0.99 है, -1 0 1। अभी ये 0.99 है, नेगेटिव मत देखो, तो ये 1 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव लगने से नेगेटिव का 0.99 हो गया, नेगेटिव का 0.9, तो -1 से बड़ा हो गया। तो इसकी जो रेंज आएगी वो -1 से थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो -1 से 0 तक आएगा, और वो 0 से 1 तक आएगा। तो दोनों की जो कंबाइंड रेंज हो रही है ना, इसे और इसे अगर आप जोड़ दें, ये -1 से 0 तक जा रहा है, फिर वो 0 भी है और उससे बड़ा भी है, और 1 तक जा रहा है, तो गया ना -1 से 1 तक, यानी कंबाइंड रेंज ही कोडोमेन के बराबर हो रही है। ऑन टू तो ये अपने आप हो रहा है, इसकी रेंज और इसकी रेंज मिलके, कंबाइंड रेंज मिलके कोडोमेन के बराबर हो रही है, और रेंज कोडोमेन के बराबर होती है, फंक्शन ऑन टू होता है। आई होप बात समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूं। चलिए और थोड़ा सा डीप चलते हैं और क्वेश्चन को और ढंग से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम, अब फंक्शन ही अलग अलग हो गए भाई। ये वाला फंक्शन जो x/1 + x है, इसकी दुनिया अलग हो गई है। ये डिफाइन हो गया है 0 या 0 से बड़े से लेकर 0 से 1 तक। इसकी दुनिया अलग हो गई है, इसकी दुनिया अलग हो गई है। ये वाला जो फंक्शन है f(x) = x/1 - x, ये डिफाइन हो गया है 0 से छोटा, यहां से लेकर कहां तक डिफाइन हो गया? -1 से 0 तक। इनकी दुनिया अलग अलग हो गई है। इसे हम अलग 1 1 प्रूफ करेंगे, उसे अलग 1 1 प्रूफ करेंगे, इसे अलग ऑन टू प्रूफ करेंगे। ऑन टू तो वैसे हो ही चुका है, क्योंकि कंबाइंड रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई है। अब जब हम इसे 1 1 करेंगे, तो 1 1 प्रूफ करने के लिए, 1 1 के लिए फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ y के बराबर पुट करते हैं, तो x/1 + x बराबर आ जाएगा y/1 + y के। तो ये xy + x बराबर आ जाएगा y + xy के। यहां से साफ जाहिर है xy के बराबर आ रहा है। इन द सेम मैनर x/1 - x को जब आप y/1 - y के बराबर पुट करेंगे, तो x - xy बराबर आ जाएगा y - xy के, तो ये xy के बराबर आ जाएगा।
तो ये जितने एरिया में है वो 1 1 है, और वो जितने एरिया में वो 1 1 है, और इसकी डोमेन अलग है उसकी डोमेन अलग है, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, डोमेन डिफरेंट है, देखने वाले को साफ साफ दिख रही है। आप लिख सकते हैं डोमेन्स आर डिफरेंट, तो इसकी इंजेक्टिविटी का उसकी इंजेक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ओवरलैप करने की कोई कंडीशन ही नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि सर ये इंजेक्टिव इधर है वो इंजेक्टिव इधर है, कोई इंटरवल दोनों में कॉमन हुआ वहां वो इंजेक्टिव ना होके नॉट इंजेक्टिव हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसकी डोमेन अलग है उसकी डोमेन अलग है, उसकी रेंज अलग है उसकी रेंज अलग है, दायरे अलग है, ग्राफ ही अलग अलग बन रहे हैं, एक का पीछे भाग रहा है एक का इधर भाग रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ जी। अब बात आती है ऑन टू की। वैसे तो ऑन टू है, नहीं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स आप लिखेंगे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, फिर आप फंक्शन ऑफ एक्स को y मानते हैं, तो y बराबर आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स के। आप यहां से y को नहीं x को अकेला करते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस वाई एक्स बराबर x के, तो यहां से y x कॉमन लेने के बाद ये बचेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वाई, तो इसे माइनस इसे प्लस इसे माइनस, तो x बराबर आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई के। अब ये फ्रैक्शन नॉट डिफाइन कब होगा, ध्यान से सुनिएगा, ये फ्रैक्शन नॉट डिफाइन कब होगा, जब y1 होगा, और y1 हो नहीं सकता, y1 नहीं हो सकता। ये डालते डोमेन x होती है, वो निकलती हैं को डोमेन या रेंज, वो y होती है, तो y1 नहीं हो सकता, ये नॉट डिफाइन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये हुआ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू डोमेन। और अगर इसकी हर, देखो y कौन हुआ, y हुआ आउटपुट, और अगर हर आउटपुट के लिए इनपुट है तो ऑन टू हो गया ना, हाउसफुल हो गया ना। इन द सेम मैनर आप यहां पर भी क्या करेंगे, ऑन टू के लिए फंक्शन ऑफ x को y मानेंगे, y बराबर आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स के, तो ये बराबर आ जाएगा y माइनस वाई एक्स बराबर x के, तो y बराबर आ जाएगा x प्लस वाई एक्स के, तो यहां से x बराबर आ जाएगा y अपॉन 1 प्लस वाई के। भाई ये फ्रैक्शन कब दिक्कत करेगा, ये फ्रैक्शन नॉट डिफाइंड कब होगा, ये फ्रैक्शन दिक्कत कब, ये फ्रैक्शन कोई फ्रैक्शन कब दिक्कत करता है, जब डीनो जीरो कब होगा, जब y माइनस 1 होगा, नहीं है ना, ओपन ब्रैकेट है, तो y माइनस 1 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये नॉट डिफाइन हो नहीं सकता, ये हमेशा डिफाइन होगा। तो आप y की कोई भी वैल्यू डालो ना जो आपका दिल करता हो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट x, और अगर हर आउटपुट के लिए, अगर हर y के लिए कोई ना कोई x जरूर है, हर सीट के लिए कोई ना कोई बच्चा जरूर है, तो हो गया ना हाउसफुल। हर सीट के लिए किसी ना किसी ने टिकट लिया तो हो गया ना हाउसफुल। तो ये अपनी जगह 1 1 ऑन 2, वो अपनी जगह 1 1 ऑन 2। उम्मीद करता हूं कि ये बेहद शानदार सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट आपको समझ में आया होगा। और आप साइड बाय साइड ये भी लिख सकते हैं, द कंबाइंड रेंज ऑफ दीज टू फंक्शंस इज इक्वल टू द कोडोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, जो खुद अपने आप में सफिशिएंट कंडीशन बनती है इस बात की कि ये ऑन टू है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 3 इक्वेशंस आपको दिए हैं, इन्हें मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करना है, और आप सभी जानते हैं सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान सबका यही होना चाहिए। सबसे पहले तो ये तमीज से नहीं लिखा हुआ है, तो हम 1/x को a, 1/y को b और 1/z को हम c मानेंगे। ध्यान सबका यही रहेगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशंस को तमीज से लिखने वाले हैं। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 2a, पहली इक्वेशन हमारी हो जाएगी 2a प्लस 3b प्लस 10c इज इक्वल टू 4। दूसरी हमारी होने वाली है 4a माइनस का 6b प्लस का 5c इज इक्वल टू 1, और आखिरी होने वाली है 6a प्लस का 9b माइनस का 20c इज इक्वल टू 2। अच्छा ठीक है, इन इक्वेशंस को लिखने के बाद हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा, जिसके अंदर हम ए बी सी के कोफिशिएंट्स लिखते हैं 2 3 10, 4 - 6 5, 6 9 और माइनस का 20। यहां पर आप लिखेंगे ए बी और सी, और सामने आ जाएगा आपका 4 1 2। उसके बाद इस मैट्रिक्स को हम x, माफी चाहूंगा, इसे हम a, इसे x और इसे b के नाम से लिखते हैं। तो ax जो है वो b के बराबर आ जाएगा, और आपको ये निकालना है, तो x मैट्रिक्स निकालना है, तो वो a इनवर्स b के बराबर हो जाएगा।
यानी कि आपको पूरे क्वेश्चन में सिर्फ इसके इनवर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर इसका इनवर्स आपको निकालना आ गया, इनवर्स एडजॉइंट बाय डिटरमिनेंट, एडजॉइंट कोफैक्टर्स का भी ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नोन टू बी एडजॉइंट, एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट नोन टू बी इनवर्स। समझ गए ना, याद आ गया ना। कोफैक्टर्स पे काम करूंगा, सबका ध्यान यही रहेगा। सबसे पहले निकालता हूं कोफैक्टर्स, ध्यान सबका यही रहेगा। तो एक बार फिर लिख लेते हैं, 2 3 10, 4 - 6 5, 6 - 9 20, 6 9 और माइनस का 20। उम्मीद करेंगे कोई गलती हमसे नहीं होगी। A11, A12, A13 कोफैक्टर्स वो होते हैं जिसमें आपको सिंबल का भी ध्यान रखना पड़ता है। A21, A22, A23, A31, A32, A33। सबसे पहले A11 आएगा, ये छिपेगा, तो ये हो जाएगा 120 + 45। तो ध्यान आपको क्या करना है कि चाहे गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है आपको कैलकुलेट करके लिखना है, यानी कि अगर आप ऐसा भी चाहते हैं ना, ये छिपा और ये छिपा, तो ये 20 × 6 माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो हो गया 120। ये छिप गया -45। तो अगर आपको ये भी लग रहा है ना, तो आप ये भी करके देख सकते हैं, बस गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा जाएगा 75। A12 यानी ये निकालने के लिए ये छिपेगा और ये छिपेगा, तो यह जाएगा माइनस का 80, माइनस का 30, यानी माइनस का 110। लेकिन A12 ऑर्डर ऑड होने की वजह से ये प्लस का 110 हो जाएगा। यही फर्क है माइनर्स और कोफैक्टर्स का। A13 यानी ये और ये छिपेगा, तो ये जाएगा 36 और प्लस 36 हमारा 72 आ जाएगा। A21 यानी ये वाला, ये छिपेगा और ये छिपेगा, ये छिपेगा और ये छिपेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 60, माइनस का 90, माइनस का 150 ऑर्डर की वजह से प्लस का 150 आ जाएगा। A22 ये छिपेगा और ये छिपेगा, ये और ये छिपेंगे, तो माइनस का 40 और माइनस का 60 यानी माइनस का 80 आ जाएगा। अब A23 यानी ये और ये छिपेगा, 18 - 18 0 आ जाएगा। A31 ये छिपेगा और ये छिपेगा, 15 - 60 + 60, 15 + 60, 15 + 60 75 आ जाएगा। A32 ये छिपेगा और ये छिपेगा, तो 10 - 40 माइनस का 30, लेकिन प्लस का 30 हो जाएगा। A33 ये छिपेगा और ये छिपेगा, माइनस का 12 और माइनस का 12 माइनस का 24 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट का मतलब क्या हुआ? कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर से मैट्रिक्स बनता तो यहां लिखा जाता A11, A12, A13, लेकिन मैं A11, A12, A13 ऐसे लिखूंगा, और मैंने शुरुआत से ही वो वैसे ही लिखे थे। तो ये आ जाएगा आपका 75, 110, 72, 150 माइनस का 80 0, 75 30 माइनस का 24। सीधा x निकालते हैं, x आ जाएगा। अच्छा, अभी हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना बाकी है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a बड़ा आसान हो जाता है अगर आपने कोफैक्टर्स निकाल रखे हैं। पहला एलिमेंट इंटू A11, दूसरा एलिमेंट इंटू A12, तीसरा एलिमेंट इंटू A13। ये 720 ये हो गया, 330 ये हो गया, 150 ये हो गया, तो ये आपका टोटल मिलके आ गया 0 0 7 3 10 11 1200 आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपका सीधा x निकालते हैं। x क्या था? ABC। x किसके बराबर आएगा? A इनवर्स। इनवर्स कैसे निकलता है? एडजॉइंट, ये फोटो, रंग बदल लो, बाय डिटरमिनेंट, इनवर्स हो गया, इनटू b। b कौन था? b था 4 1 2। तो अब आपको ABC की वैल्यूज चाहिए, आपको ABC की वैल्यूज दे देते हैं। 1/1200 आप बाहर रखिएगा, दिस इंटू दिस कितना हो जाएगा? 300 प्लस 150 प्लस 150, ये कितना हो जाएगा? 440 माइनस का 80 प्लस का 60, ये कितना हो जाएगा? 72 इंटू 4 288 प्लस का 0 माइनस का 48। तो ये आपका A आ रहा है,
भाई 300 300 और 150 150 300 300 600 600 बटा 1200 1/2 a आ रहा है 1/2 a अगर 1/2 है तो x 2 है क्योंकि x और a एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे y आती है y की 440 6 500 500 माइनस 80 500 माइनस 80 ये हमने सही लिखा हुआ है 110 इंटू 4 440 माइनस 80 प्लस 60 ठीक है तो ये हमारा आ रहा है 500 माइनस 80 420 माइनस 80 80 80 वाला एलिमेंट एक बार चेक करें 80 80 A22 A22 तो ये छिपा और ये छिपा तो यार माइनस का 40 माइनस का 60 माइनस का 100 गलती पकड़ी गई माइनस का 100 माइनस का 100 माइनस का 100 तो यहां आएगा माइनस का 100 तो 60 और 440 500 माइनस 1 400 400 बटा 1200 3 1/3 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3 मैंने तो कर दी और तुमने देख ली या मैंने खुद देख ली तुम्हारी गलती कौन देखेगा बहुत स्लो चलना अब बारी आती है z की तो कितना बच रहा है 288 माइनस 48 कितना बच रहा है 240 240 और 1200 1/5 आ जाएगा तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तो यहां से आपको वैल्यूज मिल रही हैं 2 3 और 5 तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 और इसके अंदर हमारे पास और पार्ट भी है तो 2 पार्ट हमें करने होंगे चलिए देखते हैं तो पहला कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज 3D से आया है इमेज निकालनी है उस पॉइंट की इस लाइन में सबसे पहले तो हम लाइन को क्या करेंगे सबसे पहले तो हम लाइन को लिखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में मजा आता करने में सुनिएगा जरा तो ये हमारा पॉइंट है ध्यान से सुनिएगा ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है यहां इमेज है अल्फा बीटा गामा पॉइंट हमें दिया गया 163 ध्यान सबका यही होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या लगता है ये और ये परपेंडिकुलर है दो वेक्टर्स का डॉट जीरो होता है तो ये लाइन अगर हम कार्टेशियन में लिखते हैं तो ये लाइन हमारी बन जाएगी पॉइंट हमें नहीं दिया तो एक जीरो रहेगा y -1 बनेगा z -2 बनेगा और नीचे डायरेक्शन आएगी 1 2 3 तो ये वाली लाइन है तो ये P है ये Q है अच्छा R आपको निकालना है कॉन्सेप्ट क्या रहता है इसकी दिशा तो पता है 1 2 3 है ये लाइन ही दी हुई थी इसकी दिशा तो पता है 1 2 3 है तो इसका दिशा वेक्टर तो आपको पता है i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप है इसका और इसका डॉट करते हैं तो ये वेक्टर पूरा नहीं पता होता तो हम पी आर वेक्टर निकालते हैं और पी आर वेक्टर कब निकलेगा पोजीशन ऑफ आर माइनस पोजीशन ऑफ पी तो आर पॉइंट कैसे निकलेगा आर इज अगली लाइन सुनो ध्यान से आर इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ये लाइन मतलब ये लाइन और किसी लाइन पर एनी पॉइंट निकालने के लिए उसे किसके बराबर मानते हैं लैम्डा के तो x यहां से आ जाएगा लैम्डा y यहां से आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 z आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 2 3 लैम्डा प्लस 2 तो पी आर वेक्टर आपका आ जाएगा पी आर वेक्टर आपका आ जाएगा लैम्डा -1 आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 -6 यह आ जाएगा आपका 2 लैम्डा -5 जे कैप यह आ जाएगा 3 लैम्डा -1 के कैप तो ये आ गया पी आर वेक्टर और हम सब जानते हैं पी आर वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के दिस इंप्लाइज पी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ कितना हो जाएगा 0 थोड़ा सा रंग बदलते हैं और काम को अंजाम देते हैं इनका डॉट 0 हो जाएगा तो दिस इंटू बी यानी 1 दिस इंटू 1 तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा लैम्डा -1 2 टाइम्स 2 लैम्डा -5 प्लस 3 टाइम्स तो ये हो जाएगा आपका मतलब 9 लैम्डा -3 और ये 0 के बराबर आ जाएगा ध्यान ये रखिएगा तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा -1 प्लस 4 लैम्डा -10 प्लस 9 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0 तो ये जाएगा 4 5 9 13 और 10 3 3 13 और 1 14 9 4 13 ठीक है तो ये हो रहा है 14 लैम्डा इज इक्वल टू 14 तो ये लैम्डा की वैल्यू हमारी आ रही है 1 लैम्डा 1 आ गया लैम्डा 1 आते ये पॉइंट आ गया ये पॉइंट कितना आ गया 1 3 5 ये निकल जाएगा क्यों इसका और इसका मिड पॉइंट होगा ये तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1/2 किसके बराबर है 1 के और बीटा प्लस 6/2 किसके बराबर है 3 के और गामा प्लस 3/2 किसके बराबर है 5 के
तो अल्फा जाएगा 2 माइनस 1 1, बीटा जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1, गामा जाएगा 10 माइनस 3 7, 6 माइनस 6 0, माफी माफी माफी, 6 माइनस 6 0, तो ये आ जाएगा 107। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 35 का बी पार्ट, मतलब और पार्ट। तो ये कह रहा एक एरोप्लेन है, वो एक लाइन की तरफ इस लाइन पर अलोंग द लाइन उड़ रहा है, और एक एरोप्लेन है वो अलोंग दिस लाइन उड़ रहा है। एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन शुड दे रीच, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइंस शुड दे रीच, मतलब अपनी अपनी लाइन पर किन किन बिंदुओं पर वो पहुंचने चाहिए, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। भाई एक लाइन ये दी हुई है, एक ये है, मान के चलेगा 3 डायमेंशनल है। तो ये दिया हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप लैम्डा टाइम्स, ऐसे लिखते हैं 0 प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और ये लिखा हुआ है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस म्यू टाइम्स माइनस 2 जे कैप माइनस प्लस के कैप। तो किस किस बिंदुओं पे पहुंचने की दूरी शॉर्टेस्ट हो। अगर ये मान लो किसी बिंदु पर पहुंच गए, मान लो वो बिंदु इस पर P है और इस पर Q है, तो वो जो PQ लाइन होगी ना, वो शॉर्टेस्ट दूरी है। अगर वो शॉर्टेस्ट दूरी हुई ना, तो वो PQ इसके और इसके दोनों के परपेंडिकुलर होगा उस टाइम पर। वो दोनों प्लेन एक ऐसे बिंदुओं पर पहुंच जाएं जिन, मान लो ये P और ये Q बिंदु पर पहुंच गए, जिससे कि उन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम है। न्यूनतम दूरी तो परपेंडिकुलर दूरी होती है। तो इसका मतलब उन दोनों के बीच की जो दूरी है ना PQ, जो PQ वाली लाइन है, दिस लाइन इज नाउ परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस जिनके अलोंग वो उड़ रहे हैं। तो ये PQ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब एक काम करते हैं, पहले पॉइंट P निकालते हैं। P क्या है, इस पर एनी पॉइंट। Q निकालते हैं, Q क्या है, इस पर एनी पॉइंट। और एनी पॉइंट इस पर पता है, एनी पॉइंट इस पर पता है, तो PQ वेक्टर बना लेते हैं। और PQ वेक्टर लैम्डा और म्यू की टर्म्स में निकल जाएगा, और एक बार डॉट इसके साथ और एक बार डॉट इसके साथ, लैम्डा म्यू की वैल्यूज आ जाएंगी, गेम अपना ओवर हो जाएगा। उसके लिए मैं कार्टेशियन में जाना पसंद करूंगा। तो कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, x बाय 1, y बाय -1, z बाय 1। तो यहां से अगर इसे हम लैम्डा के टाइम्स मानेंगे, तो हमारा जो पॉइंट P आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा और लैम्डा, ये हमारा हो जाएगा। अगर हम इसे कार्टेशियन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1, y प्लस 1 और z, और नीचे आ जाएगा 0, और नीचे आ जाएगा -2, और नीचे आ जाएगा 1। ये म्यू के बराबर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का 2 म्यू माइनस 1, और ये आपका आ जाएगा म्यू म्यू, सिंपल। चलिए अब धनाधन इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं अपना PQ वेक्टर। तो जो PQ वेक्टर आएगा वो आएगा दिस माइनस दिस, तो वो आएगा 1 माइनस लैम्डा, थोड़ा ध्यान से करेंगे। ये आएगा माइनस का 2 म्यू माइनस का 1 प्लस का लैम्डा, ये आएगा म्यू माइनस लैम्डा। तो ये आएगा आई कैप, ये आएगा जे कैप, और ये आएगा के कैप। PQ वेक्टर आ गया। अब ये जो PQ वेक्टर है, जो शॉर्टेस्ट वाली लाइन है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये PQ वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो इसकी दिशा का और PQ की दिशा का डॉट 0 हो जाएगा। इसकी दिशा क्या है, 1 -1 और 1। तो ये अगर B1 वेक्टर है और अगर ये इसकी दिशा वाला B2 वेक्टर है, तो इसका और PQ वेक्टर का और B1 का डॉट 0 हो जाएगा। थोड़ी देर बाद PQ वेक्टर का और B2 का B डॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लाइन से डॉट 0 हो जाएगा, लाइंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस। तो ये हो जाएगा B1 वेक्टर कितना है, 1 -1 और 1, तो 1 -1 से बन जाएगा ये 2 म्यू प्लस 1 माइनस लैम्डा, 1 से बन जाएगा म्यू माइनस लैम्डा, ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 1 और 1 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू, तो 3 लैम्डा, ठीक है, यूं ही छोड़ देते हैं। दूसरी इक्वेशन करते हैं। अब इसका डॉट इसके साथ करते हैं, तो ये तो हो जाएगा 0 तो गया, तो ये कितना हो रहा है -2, जे वाला -2 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 4 म्यू प्लस का 2 माइनस का 2 लैम्डा प्लस का म्यू माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये आपका बन रहा है 4 म्यू प्लस म्यू 5 म्यू प्लस 2
-3 लैम्डा। तो 2 - 3 लैम्डा की वैल्यू यहां से है माइनस का 3 म्यू, तो यहां रख दो माइनस का 3 म्यू, 5 म्यू माइनस का 3 म्यू इज इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू आ रही है 0, और म्यू को 0 डालने पर लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2/3, तो लैम्डा है 2/3, तो P वाला पॉइंट आ रहा है आपका 2/3 माइनस 2/3 और 2/3, और म्यू को 0 डालने पर ये पॉइंट आ रहा है 1 -1 और 0। फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस, तो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल के आ रही है अंडर रूट, पॉइंट्स पता है ऐसे निकाल लो यार, 0 - 2/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9 -1 + 2/3, क्या बोला मैंने, -1 + 2/3 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है 1 - 2/3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 4/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, कितना आ रहा है ये 6/9 अंडर रूट में, तो ये आ रहा है √6/3, तो आप इसे लिख सकते हैं √2 × √3 और नीचे लिखा जा सकता है √3 × √3, तो ये हो जाएगा √2/3। इतना यूनिट्स आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल कर आ रहा है। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन तरीका सब समझ में आया होगा। देखते हैं अपना अगला सवाल, और सेक्शन चेंज होने जा रहा है, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, और अगला सवाल आखिरी सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 36 बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 ये कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें पूरी बात पढ़नी है और फिर उसके बाद हमें जवाब देने। इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉइज जैन, सोनिया एंड ओलिवर प्रोसेसेस इनकमिंग कॉपीज ऑफ अ सर्टेन फॉर्म। ये जो है वो इनकमिंग कॉपीज को जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। अब जब प्रोसेस कर रहे हैं तो इनके तीनों के अपने अलग अलग लेवल होंगे, अपनी अलग अलग क्षमताएं होंगी। तो जयंत जो है वो 50% कर पाता है प्रोसेस, सोनिया 20% और ओलिवर जो है वो 30% फॉर्म्स को प्रोसेस कर पाता है। अब उसके बाद जयंत का, सोनिया का और ओलिवर का अपना अपना जो है एरर रेट भी होगा। तो हम ये मान लेते हैं, एक हम नया पेज बना लेते हैं और कुछ चीजें मान के चलते हैं, मतलब लिख लेते हैं साथ के साथ। तो E1 मान लिया कि जयंत ने प्रोसेसिंग की है, जो 50% कर रहा है 50/100 हो जाएगा। E2 सोनिया कर रही है जो 30/100 हो जाएगा, और ओलिवर जो है वो E3 मान लेते हैं और वो 20/100 हो जाएगा। एक बार चेक करें हमने सही किया है क्या, बिल्कुल सही है। नहीं, 20 सोनिया जी का है और 30 ओलिवर साहब का है। एक सेकेंड, हाँ जी। तो एरर रेट दिया है 0.06, 0.04 और 0.03। तो ए जो है वो एरर करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर करना जब E1 ने किया हो, A/E2 जब सोनिया ने किया हो और जब ओलिवर ने किया हो A/E3। तो एक का 0.06 है, एक का 0.04 है और 0.06 है, 0.04 है और 0.03 है। ये डेटा में दिया हुआ है। इसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस किया हो और साथ ही साथ जो है उसने एरर भी कर दी हो। तो एक सेकेंड, तो सोनिया ने फॉर्म प्रोसेस भी किया हो और साथ ही साथ एरर भी कर दी हो। तो इसका मतलब ये हो गया P of E2, मतलब हम ये चाह रहे हैं A इंटरसेक्शन E2, मतलब सोनिया ने प्रोसेस भी किया हो और एरर भी हुआ हो। तो ये हो जाएगा P of E2, सोनिया से प्रोसेस करना, और जब हम जानते हैं कि सोनिया ने प्रोसेस कर दिया तब उसके द्वारा एरर करना। तो सोनिया का प्रोसेस करना 20/100 है और A/E2 उससे गलती करना 0.04 है।
यह आ जाएगा 0.04/5। इस प्रकार का ये 0 यहाँ आ जाएगा, इस प्रकार का कोई आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं अगला पार्ट क्या कहता है। फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म। टोटल प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहा है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है P ऑफ A हो जाएगा P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ E3 P ऑफ A बाई E3। तो P ऑफ E1 आपके पास है 50/100, P ऑफ A बाई E1 आपके पास है 0.06, P ऑफ E2 आपके पास है, A बाई E2 आपके पास है E3 मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। The manager of the company wants to do a quality check. During inspection, he selected a form at random from the day's output of the processed form. उस दिन जितने भी फॉर्म प्रोसेस हुए थे उसमें से किसी ने एक फॉर्म निकाला। If the form selected at random has an error, और उसमें एरर पाई गई, तो ये तो हम जानते हैं कि एरर पाई गई है, हम जानते हैं कि एरर पाई गई है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फॉर्म इज नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत। तो पहले तो प्रोसेस्ड बाय जयंत कर लो, 1 में से माइनस कर देना, नॉट प्रोसेस्ड हो जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाज प्रोसेस्ड बाय जयंत। तो जयंत को हमने माना है, जयंत को हमने माना है ए, तो P ऑफ E1 बाई ए क्या हो जाएगा। हम जानते हैं कि वो एरर है वो जयंत ने करी हो, तो सीधा सीधा बेस थ्योरम हमारा क्या हो जाएगा, P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1, नीचे आएगा P ऑफ E1 P ऑफ A बाई E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ A बाई E2 प्लस P ऑफ E3 P ऑफ A बाई E3। तो ये आपका आ जाएगा P ऑफ E1 जयंत ने 50% किया है, 50/100 इंटू 0.06 डिवाइड बाय 50/100 इंटू 0.06 20/100 इंटू 0.04 30/100 इंटू 0.03 3 ठीक। तो ये 100 तो सारे मर जाएंगे। उसके बाद ये रह जाएगा 0.06, ये भी पॉइंट्स भी सारे हट जाएंगे, तो ये रह जाएगा हमारा 50/300 बटा 300 प्लस 80 प्लस 90, एक जीरो भी मर जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 30/47। तो ये जयंत ने प्रोसेस किया हो 30/47, 1 में से माइनस कर दो तो 17/47 नॉट प्रोसेस्ड बाय जयंत आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है लेट ई बी द इवेंट ऑफ कमिटिंग एन एरर, हमने वही माना नहीं, हमने ए माना है, तो E1 E2 E3 प्रोसेसिंग मानी हमने तीनों की, जैन सोनिया और ओलिवर की। तो E1 बाई ई क्या हो जाएगा, यानी P ऑफ E1 बाई ए प्लस E2 बाई ए प्लस E3 बाई ए क्या हो जाएगा, इनका सम क्या हो जाएगा भाई, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 हो जाएगा ना। हम जानते हैं एरर हुई है, अब एरर हुई है जयंत ने की हो, तो ये 30 जयंत ने एरर की हो, तो जयंत ने एरर की हो 30/47 आया था। ऐसे ही जयंत ने नहीं की हो तो ये आ गया। आप सबको ऐड करके देख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है, तो इसका सम कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ ये एज अ होल आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा, जिसका मैंने कुछ सोल्यूशन यहाँ पर भी किया है, ये चीज आप। चलिए देखते हैं अपना अगला सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ सवाल के कुछ जवाब देने हैं। 3 टीम है ए बी और सी, और वो एक गेम खेलने के लिए गई हैं, और टीम ए बी सी हैव अटैच्ड अ रोप। ए बी और सी ने एक रस्सी बांधी हुई है मेटल रिंग से जो बीच में रखी हुई है, और वो तीनों जो है वो अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ए है, ये सी है, तो यहां पर ए और सी का कंबाइंड फोर्स लग जाएगा, यहां पर ए प्लस सी लग जाएगा। थोड़ा और ढंग से लिख लेते हैं, यहां पर ए प्लस सी लग जाएगा, यहां ए और बी का कंबाइंड फोर्स ए प्लस बी आ जाएगा इसमें, और इसमें कितना आ जाएगा, बी और सी का बी प्लस सी आ जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, ए इधर खींच रहा है, सी इधर खींच रहा है, तो ए प्लस सी दोनों की कंबाइंड फोर्स जो है वो यहां पर लग रही होगी, ठीक है।
तो अच्छा सवाल पढ़ लेते हैं पूरा। तो सब अपने अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। टीम ए पुल कर रही है इससे, इससे और सी इससे कर रही है इससे। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ टीम ए? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? √36, 6 हो जाएगा। विच टीम विल विन द गेम? कौन सी टीम गेम जीतेगी? देखो अगर आप ध्यान से देखो तो ए और सी, ध्यान से देखना, ए और सी की जो कंबाइंड फोर्स आ रही है वो कितनी आ रही है? अगर हम दोनों को जोड़ दें ए प्लस सी को, तो जो कंबाइंड आ रही है वो कितनी आ रही है? 6 - 3 3i कैप -3j कैप। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, तो ये आ रहा है √9 + 9 √18, यानी कि यह हमारा आ रहा है 3√2। अब ए प्लस सी का जो कंबाइंड मैग्नीट्यूड है वो 3√2 आ रहा है, और बी का खुद का मैग्नीट्यूड √4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, √32 आ रहा है। √32 हो जाएगा 4√2, यानी कि ए और सी के जो कंबाइंड फोर्स लग रही है उससे ज्यादा बी की फोर्स लग रही है। तो यहां बी गेम को जीत जाएगा। इस बात को ऐसे समझो आप, अब मान लो बी और सी की कंबाइंड फोर्स देखते हैं कितनी लग रही है। तो बी और सी की कंबाइंड फोर्स देखते हैं कितनी लग रही है। बी और सी का कंबाइंड कितना लग रहा है? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कितना हो रहा है? -7i कैप + j कैप, तो ये हो रहा है √50। अब बी और सी का कंबाइंड हो रहा है √50, और ए का कितना रह गया? 6। तो ए, यार बी तो खुद इतना ताकतवर था ना, बी में सी और जुड़ गया, ताकत तो और बढ़ गई उसकी, तो उनकी ताकत होगी √50, 7 से भी ज्यादा। और बी की खुद की ताकत कितनी रह गई है? बी की खुद की ताकत कितनी रह गई? बी और सी की कंबाइंड ताकत, ए की खुद की ताकत कितनी रह गई है? 6। तो ये 6 किलोन्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये √50, ये 7 से अधिक का लगा रहे हैं। तो ए और बी प्लस सी में कौन जीत जाएगा? बी प्लस सी खींच के ले जाएगा। लेकिन अकेला कौन जीता? तो अकेला कौन जीता? बी जीता। तो यहां पर अगर बात आई थी विच टीम, कौन सी टीम गेम जीत रही है? बी जीत रही है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द टीम। सबका मैग्नीट्यूड चाहिए, सबको जोड़ दो। 6 - 4 - 3, तो कितना हो जाएगा? -i कैप 0j 4 प्लस का j कैप। ये आ रहा है, ये कंबाइंड आ रहा है, कंबाइंड आ रहा है। ये हमारा a वेक्टर प्लस b, मतलब f1 + f2 + f3 कह लो, f1 + f2 + f3 आ रहा है हमारा, आ रहा है -i कैप -j कैप + j कैप। मैग्नीट्यूड चाहिए इसका भी, तो कितना आ रहा है हमारा? √2 आ जाएगा। तो ये हमारा कंबाइंड फोर्स है, इनका मैग्नीट्यूड √2 आ जाएगा। इन व्हाट डायरेक्शन इज द रिंग गेटिंग पुल्ड? तो अगर तीनों के फोर्स को हम लगा ले तो इस दिशा में जा रही है तीनों की फोर्स, -i कैप + j कैप। तो -i कैप + j कैप, ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? -i कैप + j कैप, -1 इधर, j ऊपर, 1 इधर, ये -1,1 -1,1 यहां हो गया। तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। अब मानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पाई माइनस, और पाई माइनस थीटा, और थीटा कितना होता है? tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल। समझते हैं ना इस बात को? तो मतलब y/x समझ रहे हैं ना? तो 1/1 हो जाएगा, पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा? 3π/4 के एंगल से इसे हमने पुल कर रहे हैं, ये पुल हो रही है इस दिशा में, दिशा है 3π/4। वैसे -i कैप + j कैप, मैग्नीट्यूड है √2, जीत रही है टीम बी, और फोर्स है टीम ए का 6। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखते हैं अपना अगला और इस सैंपल पेपर का आखिरी सवाल। तो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट with respect to its exposure to the sunlight is governed by the following equation, where x is the number of days. ये height है, ये number of days है। Find the rate of growth of the plant with respect to the number of days. तो rate of growth बताना, तो वो हो जाएगा dy/dx is equal to 4 - x। ये हो गया। तो does the rate of growth of the plant increase?
क्या रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? ये तो रेट ऑफ ग्रोथ है। मान लो ये जीएक्स आपने मान लिया, अब जीएक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, वो डिसीजन जीएक्स थोड़ी लेगा, वो डिसीजन तो जी का भी डेरिवेटिव लेगा। तो जी का एक और डेरिवेटिव करो, वो कितना आ रहा है -1, और 0 से छोटा आ रहा है तो वो डिक्रीज कर रहा है, तो जी डैश एक्स यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीज कर रहा है। तो डज द रेट ऑफ ग्रोथ प्लांट इंक्रीज और डिक्रीजेस? इट डिक्रीजेस इन द फर्स्ट 3 days। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लांट आफ्टर 2 days? तो 2 दिन के बाद हाइट क्या होगी? तो 2 डाल दो उसके अंदर, तो ये 8 - 4/2 2, तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। मैं दोबारा देख लूं मैंने सही किया है क्या? 4 2 8 और 2 का स्क्वायर 4/2 2, 8 - 2 6 हो जाएगी, 6 उसकी हाइट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ते रहिए, हर दूसरे तीसरे दिन सैम्पल पेपर करते रहिए। इतना ही है बस। थैंक यू।